हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसको अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आज आपको पूरे हिंदी का रिवीजन कराने की कोशिश करेगा। ये प्रैक्टिस सेट, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट हिंदी में जो जो पूछा जाता है उन सबको एक थोड़ा थोड़ा उनके बारे में सब जान ले। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक जरूर देखना। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट बनी है। आपको कंप्लीट एक ही जगह अगर हिंदी के 35 के 35 चैप्टर का रिवीजन मिलता है तो वो यही प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फिनिशर 360 डिग्री, जहां पर आपको एक जेन्युइन कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाती है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं। वैसे तो कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, टोटल 53 होते हैं। ठीक है, 53वां वर्ण कौन सा रहा, 53वां वर्ण कौन सा, ये अड़े वाला वर्ण 53वां रहा। कैसे, जैसे हम गांव की बोलचाल की भाषा में कि बड़द, बड़द लिया। हम्म कि और बहुत सारी चीजें जैसे दाढ़, दाढ़, दाढ़ बोल देते हैं, वो दाढ़ थोड़ी होता है, वो दाल होता है। लेकिन अड़े, ये बार बार गांव में शब्द यूज करे जाते हैं हम भाषा में, लेकिन हमको ये नहीं पता इसमें लिखे क्या, लेकिन अब आप लिख सकते हो। ये कौन सा, कौन सा शब्द, अड़े शब्द लिखेगा, मराठी शब्द है ये। ठीक है, तो इसमें व्यंजन की संख्या हम बता रखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं आपके कितने, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं, एक ये अक्षत्रिय वाला, एक तरह त्रिशूल, एक जैसे ज्ञानी, और एक श्रेय श्रमिक वाला। ये श्रेय श्रमिक बनता है आधा शय और रे से, और जैसे ज्ञानी ये आधा जय और यहाँ से मिलकर बनता है, और त्रय आपका आधा तय और रे से मिलकर बनता है, और अक्षय आपका आधा क और शय से मिलकर के बन जाता है। समझ में आ गया। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन से नहीं है, और नहीं है। अब इसमें संयुक्त व्यंजन से नहीं है, ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है। और ये मिलकर किससे बनता है, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ से मिलकर बनता है औ। इसका प्रयोग कौन सी संधि में होता है, ज्यादातर इस मात्रा का वृद्धि संधि में। कौन सी संधि में होता है, वृद्धि संधि में होती है। त्रय को मैंने बता ही दिया, आधा तय और रे से मिलकर के बनता है त्रय। समझ में आ गया। अक्षय कैसे मिलकर बनता है, आधा क और शय से मिलकर के बनता है। जैसे ज्ञानी आधा जय, आधा जय और यहाँ से मिलकर के बनता है। समझ में आ गया आपके। इतनी जानकारी मिल गई इस क्वेश्चन से। अब देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई हिंदी में, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 20 बताई है। कितनी बताई है, टोटल 20 विराम चिन्हों की संख्या बताई है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। वर्तनी से क्वेश्चन जरूर आता है, तो कौन सी सही है, अभ्यस्त की, महत्व, अहिल्या या फिर तत्व, कौन सी संधि वर्तनी में सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है दोस्तों। कैसे, ये अभ्यस्त नहीं होता, ये होता अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या, ऐसे अहल्या होता है। तत्व हो या कोई भी हो, ये डबल वे वाला, डबल तय इसमें आते हैं। इसी तरह महत्व में भी डबल तय, इसमें ये डबल तय आते हैं। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं था। अब ये चारों के चारों सही हो गए हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है, जब संज्ञा क्रिया के रूप में काम कर देती है, जब कुछ क्रिया को हम संज्ञा बना देते हैं। जैसे इसमें क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें ठहरना क्या है, क्रिया है। संज्ञा के रूप में काम किया कि ठहरना, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो टहलना शब्द क्या है, एक संज्ञा है, वो क्रिया शब्द है लेकिन संज्ञा का काम करती है। तो इसमें कौन सा आएगा, व्यवस्था आएगा, मंत्री जी आएगा, कीजिए, फिर क्या आएगा, इसका सही हो जाएगा ठहरना, ठहरना। ये आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। समझ में आ गया। जब क्रिया संज्ञा के रूप में काम करती है तो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूध में कुछ पड़ गया है,
इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैंने सर्वनाम का बताए जाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो संज्ञा सर्वनाम होते हैं। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, और संख्या में कितनी होती है सर्वनाम की संख्या? कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या होती है 11। टोटल 11 संख्या सर्वनाम की होती है। तो दूध में कुछ पड़ गया है, तो इसमें जो कुछ शब्द हैं, ये कौन सा शब्द है? निश्चय है, या फिर पुरुषवाचक है, या फिर निजवाचक है? तो कौन सा होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ गया है, हमें नहीं पता क्या पड़ गया है इसमें। हमें इसमें ये नहीं पता कि दूध में क्या पड़ गया है। अगर मैं कहूँगा दूध में मक्खी पड़ गई है, तब मान लेंगे मक्खी निश्चय है कि मक्खी पड़ी है। लेकिन अभी मैं नहीं जानता कि दूध में क्या गिरा है। कुछ पड़ गया है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पड़ गया। समझ गए? तो अनिश्चित बात हो रही ना ये। निश्चयवाचक में होता जो निश्चित रहता। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। निजवाचक सम जब आप खुद स्वयं के लिए कोई बात होती है। समझ में आ गया आपके ये इतना? अब नेक्स्ट, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता बताते हैं। जो विशेषता बताते हैं वही तो विशेषण होते हैं। जो विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं वही तो होते हैं विशेषण। विशेषण के 4 होते हैं भेद। 4 होते हैं भेद। ये लिखे हैं चारों। गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। चारों के चारों लिखे हैं विशेषण। ठीक है? तो इसमें वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में विशेषण कौन सा है? गुण के बारे में तो नहीं बताया जा रहा। कोई गुणवाचक, परिमाण, कोई मात्रा नहीं बताई गई, संख्या नहीं बताई, तो इसमें ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। जब जब क्या मतलब है? जब आपको मैं बता दूं, इसकी एक बहुत बेस्ट बात बताता हूं। जब पुरुषवाचक, पुरुष और निज, पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर यदि कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाता है, तो वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर। पुरुषवाचक में आपके कौन सा आते हैं? जैसे मैं आता है, हम, तुम, और निज में आप आ जाता है, और स्वयं। अगर ये शब्द शुरू में नहीं है, बाकी शब्द कोई भी सर्वनाम है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे छात्र, वह छात्र, ये छात्र संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रही है कि वह छात्र, वह छात्र। समझ गए? तो सर्वनाम आया है पहले वह क्या है? एक सर्वनाम ही तो है वह कौन सा सर्वनाम है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर कोई भी सर्वनाम, इनके छोड़कर कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इतना समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। कथा कह रहे हैं में क्रिया क्या है? तो क्रिया की बात कर ले हम। एक होती है सकर्मक, एक होती है आपकी अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है कौन सी? जिसमें कर्म हो, कर्म सहित क्रिया जो होती है वो सकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब हम एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करते हो। समझ गए? जिसमें एक काम खत्म हो चुका, अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जैसे पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। पहले पंडित जी ने हवन कराने का काम किया। इसमें ज्यादातर कर शब्द लगता है क्रिया में। क्रिया में कर शब्द लगता है। तो पहले हवन कराया उन्होंने, उसके बाद कथा कही, उसके बाद ही तो कथा कहनी। तो पहले काम ये हुआ, तो ये होता पूर्वकालिक क्रिया कराकर। समझ में आ गया? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब हम किसी से काम करवाए, जब किसी से काम कराया जाता है, जब किसी से काम कराया जाता है, काम कराया जाता है, जब किसी से काम कराया जाता है, जब हम किसी और से काम करवाते हैं। जैसे मैंने उससे किताब पढ़वाई, जब हम किसी से काम कराते हैं। द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो इसमें बच्चा और दूध दोनों को दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक क्रिया। इस तरह से आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट, वह चलते चलते रुक गया। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है? ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, दूसरा होता है आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक, ये भी संबंध। तीसरा समुच्चय, और चौथा होता है आपका विस्मय, विस्मयादिबोधक।
ये 4 अव्यय होते हैं। ये 4 एक नंबर का ये 2 3 4 ये अव्यय होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते। इनको बोलते हैं अविकारी। अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं ला सकते आप। ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। समझ में आया? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक, एक रीतिवाचक, एक स्थान और परिमाण। कितनी बार बता चुका हूं, जब हम कितना प्लस क्रिया करते हैं तो जो जवाब मिलता है वो हमें परिमाणवाचक विशेषण मिलेगा। और जब हम कैसा, कैसा या फिर कैसी प्लस क्रिया कर देते हैं, क्रिया से पहले ये लगा के देखते हैं तो रीतिवाचक। काल में हमें कब प्लस क्रिया, कब प्लस क्रिया जब हम करते हैं तो वो काल मिलता है। इस स्थान में हमको मिलता है कहाँ प्लस क्रिया, जब आप ये करोगे तो ये मिलेगा। अब इसमें देखो, चलते चलते रुक गया, तो कैसे रुक गया? कैसे रुक गया क्रिया है ना, तो कैसे रुक गया? चलते चलते। तो कहाँ बताया? रीतिवाचक। कौन सा हो जाएगा? ये रीतिवाचक होगा। तरीका बताया गया है यहाँ पर, चलते चलते रुक गया। बाकी और कोई भी इसमें अच्छी तरह सेट नहीं बैठेगा। जैसे कब रुक गया, इसमें समय नहीं बताया कि कब रुकेगा, रुक गया। कहाँ रुक गया, ये भी नहीं बताया गया है। कितना रुक गया, ये भी नहीं बताया गया। समझ गए ना? तो कैसे रुक गया ये बता दे, चलते चलते। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, बहुत फायदा करेगा आपका ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रोटी, कपड़ा, दही, शीशम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, दूसरा होता है पुल्लिंग होता है आपका। दूसरा कौन सा होता है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग में हम कैसे बात करते हैं? मेरी, मेरी या होती है। मेरी होती है जब हम लगाते हैं क्रिया में तो ये आपका मिलता है स्त्रीलिंग। और जब मेरा या फिर होता है शब्द लगता है वो पुल्लिंग में। जैसे रोटी खाई जाती है, रोटी होती है, या रोटी खाई जाती है, खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, तो ये क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग। कपड़ा पहना जाता है, पहनी जाती है, पहना जाता है, तो पुल्लिंग हो गया। दही खाई जाती है, दही खाया जाता है, दही पुल्लिंग होता है। और जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो शीशम भी पुल्लिंग हो गया। तो इसमें कितने स्त्रीलिंग हो गए? इसमें तो एक ही बचा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? हिंदी में वचन जो होते हैं वो वचन 2 होते हैं। जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है बस। वचन 2 होते हैं। एक तो होता है आपका एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन। एक होता है आपका बहुवचन। समझ में आ गया इतने? एक होता है आपका बहुवचन। इतना आपको समझ में आ गया? एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक के बारे में जानकारी मिलती है एक वचन, जिसमें ज्यादा के बारे में जानकारी मिलती है इसको बोलते हैं बहुवचन। समझ में आ गया? तो कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है? तो इसमें कौन सा शब्द है? कवि, पाठक, आप या फिर गुरुजन। तो इसका बहुवचन क्या होगा? गुरुजन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुवचन कौन सा? गुरुजन आपका यहाँ बहुवचन हो जाएगा। आपका बहुवचन होता है आप लोग। आपका बहुवचन होता है आप लोग। कवि का बहुवचन होता है कविवृंद, कविवृंद। पाठक का बहुवचन होता है पाठकगण, पाठकगण। एक होता है सुधी, सुधी का बहुवचन होता है सुधीजन, सुधी का बहुवचन होता है सुधीजन। मुनि का बहुवचन क्या होता है? मुनि का बहुवचन होता है मुनिवृंद, मुनिवृंद होता वृंद होता है, मुनिवृंद होता है। मुनि का बहुवचन मुनिवृंद होता है। समझ में आएगा? देव, देव का बहुवचन क्या होता है? देव का होता है आपका देवगण। देव का क्या होता है? देवगण। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, वाक्य में कौन सा काल है? काल के बार काल क्या होता है? जो हमें बताता है कि काम किस समय में हुआ है। तो काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि भूतकाल, वर्तमान काल और एक होता है आपका भविष्य काल। इसके याद करने की ट्रिक भी बता चुका हूं। 653 से याद करो कि 6 भेद भूतकाल के, 5 भेद वर्तमान के और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा काल है? यदि बारिश होती तो पूर्ण तो सूखा न पड़ता। अपूर्ण भूत होता है, जैसे वह जा रहा था। काम भूतकाल में है लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूर्ण भूत है वह जा चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था। संदिग्ध भूत होता है वह जाता होगा। होगा होगी शब्द जहां रहता है वहां आपका होता है संदिग्ध भूत। ठीक है, हेतु हेतु मद का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, हेतु हेतु का मतलब होता है आपको कारण, या फिर कारण और कार्य का जब संबंध होता है। कारण कार्य का मतलब, इसमें शर्त छिपी रहती है। इसमें क्या होता है? शर्त छिपी रहती है। शर्त इसमें छिपी रहती है, शर्त छिपी रहती है। और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। यदि बारिश होती, ये क्या होगा? आपका कारण हो गया।
भाई कारण है कि बारिश नहीं हुई। सूखा न पड़ता, ये आपका होगा कार्य, यानी जहां कारण और कार्य में संबंध हो, या फिर एक वाक्य या फिर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, एक दूसरे पर निर्भर हो। ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जहां जैसे अगर बारिश होती तो सूखा न पड़ता, मतलब बारिश नहीं, अगर सूखा इसलिए पड़ा क्योंकि बारिश नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए काम नहीं हुआ, सूखा न पड़ता। समझ गए? तो यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो समझ में आएगा, जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, हेतु हेतु मत होता है, इसमें हमेशा शर्त छिपी रहती है, संकेत दिया जाता है हमेशा। समझ में आएगा? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राम के द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? यहां पर हमसे वाच्य की बात करी गई है। तो वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य में क्या होता है? जहां पर आपका लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जो बदल जाते हैं, ये वाच्य होते हैं 3। कौन से होते हैं? 3। एक होता है कर्मवाच्य, एक कर्तवाच्य, एक भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा असमर्थता प्रकट करी जाती है, असमर्थता प्रकट की जाती है। और इसकी एक बात बता दूं भाववाच्य की, भाववाच्य में हमेशा हमेशा क्या होता है? इसमें एक वचन क्रिया होती है, क्रिया एक वचन होती है, पुल्लिंग क्रिया एक वचन क्रिया, और पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक वचन क्रिया रहती है, पुल्लिंग होता है। समझ में आ गया? और कर्तवाच्य में जहां कर्ता पर सारा लोड पड़ता है, जैसे मोहन किताब पढ़ता है, सारा लोड मोहन पर पड़ रहा है, मोहन किताब पढ़ता है। कर्मवाच्य से राम के द्वारा चित्र बनाया गया, राम के द्वारा चित्र, इसे राम के द्वारा चित्र बनाया नहीं, बनवाया गया, राम के द्वारा चित्र बनवाया, ये वाया शब्द है, बनवाया गया, यानी राम ने खुद नहीं बनाया, किसी और से बनवाया, यानी किसी और से बनवाया। या मैं कहूं कि राम ने मोहन से चित्र बनवाया, तो के द्वारा की जगह कहां लगा सकते हो? मोहन। तो थर्ड पर्सन होगा, दूसरा सेकंड पर्सन होगा कि मोहन से काम करवाया। तो मोहन क्या है? एक कर्म है एक तरह से। तो राम के द्वारा चित्र बनवाया गया, जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं तो वो होता है आपका कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता जहां होती है। समझ में आ गया? तो ना, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। गहने अलमारी में है वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और गहने अलमारी में है, संप्रदान का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, जैसे मैं सीता के लिए फल लाया। अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में, जैसे वृक्ष से फल टूट कर गिरा। संबंध का मतलब होता है जैसे का की के शब्द होता है, का की के रा री रे। अधिकरण में होता है जब में या पर कोई किसी चीज के अंदर हो या ऊपर हो। गहने अलमारी में है, अलमारी के अंदर है इसका मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिकरण, अधिकरण यहाँ पर कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत के समान, तत् इसका सही होता है विच्छेद, तत् प्लस सम। तत्सम का मतलब उसके समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। समझ में आ गए? रचने के आधार पर 4 होते हैं, रचने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम होता है, तद्भव होता है, तद्भव, देशज होता है, और एक होता है आपका विदेशज। समझ में आ गया? तो तत्सम कौन सा इसमें? मछली, मछली तत्सम है। अमूल्य, केला, माँ, कौन सा तत्सम है? तो इसमें तत्सम हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य, क्योंकि इसका होता है अमोल। केला का होता है कदली, ये तत्सम इसका केला का। मछली को हम मत्स्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मत्स्य। माँ को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कै उपसर्ग से बना है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के क्या जुड़ते हैं? शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, वही तो उपसर्ग होते हैं। तो इसमें कपूत है, कमबख्त, कलाधर या कला, कलाई। तो किस में? कै प्लस पूत, कै प्लस पूत, ये बनेगा कपूत, यानी बुरा बच्चा है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कै उपसर्ग से बना कौन सा? कपूत। कला में कला न कला प्लस धर, कै प्लस कला प्लस आई, इसमें प्रत्यय है, कम जम बक है, कम बखत। तो इसमें क्या है? कै। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कमरा किस भाषा का शब्द है? बार बार बता चुका हूं, अरबी शब्द होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं, पश्तो या पुर्तगाली। तो तुर्की शब्द में आपको कितनी बार बता चुका हूं, जैसे तुर्की में आपका होता है दरोगा शब्द हो जाता है, आपका बेगम शब्द हो जाता है, उर्दू आपका शब्द हो जाता है, कालीन शब्द आपका ये होता है, बहादुर शब्द आपका तुर्की होता है, और आपका चमचा शब्द, चमचा, चमचा शब्द ये आपका तुर्की शब्द चमचा भी होता है। बीबी शब्द ये भी आपका तत्सम शब्द होता है। चारपाई भी आपका एक
तत्सम कह रहा है, सॉरी, तुर्की शब्द है। पुर्तगाली में आपका कौन कौन सा होता है? अलमारी होता है, ताला शब्द आ जाता है, और कमरा शब्द आपका आ जाता है, तौलिया शब्द आ जाता है, तौलिया, फीता शब्द आ जाता है, संतरा शब्द आता है, और बहुत सारे हैं, मैं जगह कम है इसलिए नहीं पाऊंगा। तो ये कमरा कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, पुर्तगाली। अरबी शब्द में कौन सा होता है? दुनिया शब्द, औरत शब्द आ जाता है आपका, वकील शब्द आ जाता है, अदालत शब्द आ जाता है, कलम शब्द आपका इसमें आता है। पश्तो में आपका कौन कौन सा आता है? मटर गश्ती, मटर गश्ती, गुंडा शब्द आता है, जमाल गोटा, जमाल गोटा, जमाल गोटा, ये किसका शब्द है? ये इसी का शब्द है। नेक्स्ट, नयन शब्द में प्रत्यय बताओ। प्रत्यय कहाँ होते हैं? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो नयन को कैसे तोड़ेंगे? ने जमा अन। इसमें कौन सी संधि हो जाती है? जब हमारा हमने पता है, जब हमारा थर्ड प्लस वन जुड़ता है तो हमारी कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि? अयादि। तो ने जमा अन में प्रत्यय कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल, नेयन शब्द रहेगा। नेक्स्ट, आधुनिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो आधुनिक को क्या कहते हैं? जो नया हो, आज के युग का हो, ये नया बिल्कुल इसका हो सकता है। नवीन भी होता है, अर्वाचीन भी होता है, लेकिन आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। क्या रहेगा? प्राचीन। नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची को हम समानार्थी भी बोलते हैं, जिनके समान अर्थ हो। तो सरस्वती को वाणी भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, वागेश्वरी भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, वीणा पाणी भी बोलते हैं, वीणा पाणी भी बोलते हैं, विमला भी बोलते हैं, विमला भी बोलते हैं, गीरा भी बोलते हैं। लेकिन कमला किसका है? लक्ष्मी जी का है। कमला किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। समझ में आया? अब नेक्स्ट, खर शब्द का अनर्थी शब्द कौन सा नहीं है? खर शब्द का अनर्थी शब्द कौन सा नहीं है? खर एक दुष्ट भी होता है, ये राक्षस था, दिन का भी बोलते हैं, गधे को भी, लेकिन खरा नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, ये इसका नहीं है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाण और बाण शब्द का सही युग्म कौन सा है? बाण का मतलब तीर होता है, तो इसमें तीर ढूंढो कहाँ है? यहाँ मिला तीर, तो सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा, क्योंकि तीर और कहीं नहीं है। तो आदत और तीर, समझ में आ गया? आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो सकता है सही? इसको प्रत्याशित बोलेंगे, या अपेक्षित बोलेंगे, या अप्रत्याशित, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो अपेक्षित मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, की गई हो, वो होता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित। समझ में आया? नेक्स्ट, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताओ कौन सा सही है आपका। तो यहां देखो, ये आपका ई है और ये अ बनता है आपका। ई हमारा, मैंने बताया था, संधि पढ़ाई थी मैंने कि मैं एक में ए और अ को रिलेट करता हूं एक से, दो से मैं ई को, बड़ी ई को, छोटा ऊ को, बड़ा ऊ को, री को रिलेट करता हूं, तीन से मैं रिलेट करता हूं ए को, आई को, ओ को और औ को रिलेट करता हूं। और मैंने बताया था जब 1+2 जुड़ेंगे वहां पर होगी आपकी गुण संधि, और जब 2+ शेष स्वर जुड़ जाते हैं तो वहां पर आ जाती है आपकी यण संधि, और जब 1+3 जुड़ते हैं तो वहां पर आती है आपकी वृद्धि संधि, और जब 3+ शेष स्वर जुड़ते हैं तो वहां पर आती है अयादि संधि। तो यहाँ पर ई किस में पड़ता है आपका? दूसरे में। तो 2+ और आ पड़ता है 1 में। 2+1 का मतलब क्या होता है? 2+1 का मतलब होता है आपका यण संधि। कौन सी संधि? यण। तो इसका सही हो जाएगा ये, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण। समझ गए? नेक्स्ट, ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है? समास के 6 भेद होते हैं। समास किसको कहते हैं? शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। तो ऋणमुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऋणमुक्त में कौन सा समास? ऋणमुक्त को हम करेंगे ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त जब किसी चीज से अलग होने की बात करती है तो वो होता है पदान। तो यहाँ पर आ जाएगा पदान तत्पुरुष, बिल्कुल सही हो गया आपका ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य के इसमें प्रकार बताओ। तो वाक्य होते हैं आपके रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक सरल होता है, एक मिश्र होता है, एक संयुक्त होता है।
अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गए? जैसे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेत, संदेह और आपका इसमें फिर प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक भी होता है और फिर होता है विस्मयादिबोधक। समझ गए? 8। तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। एक वाक्य, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड है। वाक्य दोनों पूर्ण नहीं है। जब डिपेंड होते तो उसको बोलते हैं मिश्र उपवाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। ये कौन सा है? मिश्र। संयुक्त का मतलब होता है जब दो पूर्ण वाक्य आपस में जुड़े हो। सरल वाक्य एक नॉर्मल वाक्य जो साधारण होता है। नेक्स्ट, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन की शारीरिक चेष्टाओं को, आश्रय आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव बोलते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक होता है एक होता है सात्विक, एक वाचिक, जिसको एक होता है मानसिक। वाचिक को वाणिक भी बोल देते हैं। कायिक का मतलब होता है ऐच्छिक, जो हम खुद से करते हैं। सात्विक होता है अनैच्छिक, जो आप चाहते नहीं लेकिन वे हो जाते हैं। वाचिक का मतलब होता है जब वाणी के द्वारा। मानसिक जब मन द्वारा आप बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सात्विक के कितने भेद होते हैं? सात्विक के होते हैं आपके 8। सात्विक के आपके कितने भेद होते हैं? सात्विक के आपके 8 भेद होते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप अचानक से, इसमें हो सकता है जैसे कुछ रोमांच हो जाना। रोमांच का मतलब हो सकता है कि आप खुशी हो जाना बहुत ज्यादा, ये भी इसका भेद है। या फिर अचानक से आप सुन पड़ गए, वो भी इसका भेद है। शरीर से पसीना, या आपकी मर्जी के भी नहीं तो आता है पसीना, अनैच्छिक है ना। और जैसे आपके चेहरे का रंग उड़ जाना, जैसे मानो आपके सामने शेर आगा, अचानक से रंग उड़ जाता है चेहरे का, तो वो अचानक से ही तो होता है। आप चाहते नहीं ना, बिना जो ऑटोमेटिक, जो आप बिना चाहे हो जाता है, जो अनैच्छिक आपकी बिना इच्छा के जो हो जाता है। जैसे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, कोई दुख भरी फिल्म देखी या कोई भी चीज देखी, आंसू निकल आते हैं। आप रोना नहीं चाहते लेकिन आंसू निकल आते हैं, तो वो क्या है? अनैच्छिक है। तो इसके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। नेक्स्ट, वैसे यही तो है, भाग 8 होते हैं। लेकिन ज्यादातर अनुभव अनुभव जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सात्विक अनुभव की संख्या 8, लेकिन सात्विक की जगह आपसे डायरेक्ट पूछते कि अनुभव कितने होते हैं, तो 8, इस तरह से। नेक्स्ट, वनसत छंद में कितने वर्ण होते हैं? छंद को पिंगल भी बोलते हैं। पिंगल, क्योंकि पिंगल ऋषि के नाम पर पिंगल पड़ा। ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख है किनका? छंद का। छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं और छंद 3 संख्या की कितनी होती है? छंद की 3 होती है। समझ में? वनसत छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो वनसत कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही। ये 14 किसमें होते हैं? बसंत तालिका। बसंत तालिका में 14 होते हैं। 27 आपके सरसी में होते हैं। सरसी में 27। 12 में कितने होते हैं? अच्छा, वनसत में 12 होते हैं। सॉरी यार, 12 होते हैं। लोटक लोटक में और वनशत में 12 होते हैं। ये 11 इसमें नहीं होते। ठीक है, ये 11 इसमें नहीं होते। ये 11 किस में होते हैं? इंद्रवज्रा, भुजंगी और शालिनी, इसमें 11 होते हैं। समझ में आ गया? 11 वर्ण। वनशत में 12 होते हैं और लोटक में 12 होते हैं। ठीक है। मंद्रकांता में 17 होते हैं। इसी तरह से बता दूं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन में अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकारवादी कवि कौन से हैं? केशव है आपके अलंकारवादी कवि। अब सागर सा गंभीर हृदय, उपमा अलंकार का मतलब होता है जहां पर आपकी तुलना की जाती हो। उत्प्रेक्षा में होती है आपकी संभावना। ठीक है। अनुप्रास में आपकी होती है वर्णों की आवर्ती। अनुप्रास में होती है आपकी वर्णों की आवर्ती। इसके 5 प्रकार होते हैं। समझ गए? सलेस का मतलब होता है जहां पर शब्द एक हो और उसके अर्थ हो अनेक। समझ में आ गए? सलेस में हमेशा 3 3 के जोड़ बनते हैं, जैसे 3 के 5 विषम जो बनते हैं, 3 5 7। इसमें आपको याद रख सकते हो विषम पेयर बनते हैं इसमें। समझ गए? तो सागर सा गंभीर हृदय हो, तुलना करी गई, ये तो उपमा अलंकार हो गया। समझ में आ गए? इसमें जो सागर है, तुलना किसकी करी गई? हृदय की। तो जो हृदय हो गया तो ये उपमेय हो गया। हृदय आपका उपमेय है। मन मन की तुलना करी गई तो मन भी आपका उपमेय हो गया। गिरी से जिससे तुलना करी जाए वो उपमान होता है, तो गिरी क्या हो गया? पर उपमान हो गया। सागर क्या हो गया? यहाँ पे उपमान हो गया। और गंभीर क्या है? ये आपका साधारण धर्म है। साधारण धर्म है।
गंभीर। और यहाँ ऊंचा, ये साधारण धर्म है, साधारण धर्म है, ये साधारण धर्म है। और ये सा है और ये सा, ये सब कब क्या है, ये वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार में चार चीजें होती है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ बताना। इसका सही अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें बताना आपको कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वांछित कार्य को छोड़कर किसी और काम को में लग जाना, ये आपका सही होता था। समझ गए भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी जो काम को करने आए थे वो तो किया नहीं, दूसरे में लग गए। नेक्स्ट, सूर्यास्त हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, एक अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है, एक व्यंजना। अभिधा भी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? एक रूढ़ होती है, एक होती है यौगिक, और एक होती है आपकी योग रूढ़, योग रूढ़। लक्षणा भी दो होती है, एक रूढ़ी, एक प्रायोनजित, प्रायोनजित। समझ में आ गया? अभिधा को हम अग्रिमा भी बोलते हैं। अभिधा शब्द में जब हम साफ साफ कोई बात कह दे, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, मैं उसे कह रहा। लक्षणा, लक्षण में होता है लक्षण, जैसे तुम सर आज तुमको, जैसे मैं बोलूं कि तुम सलमान खान लग रहे हो, तो वो सलमान खान नहीं है, मैंने इस पर कुछ लक्षण जरूर देखे, या तो उसकी बॉडी उसकी तरह, या फिर वो उसकी तरह बीच की मांग डाले हुए हैं, किए हुए हैं, तब मैंने उसे बताया कि सलमान खान लग रहे। तो लक्षण के द्वारा जब हम किसी को बताते हैं तो वो लक्षणा होती है। व्यंजना का मतलब होती है जहां पर ना तो सीधा अर्थ हो ना लक्षण हो, वहां व्यंजना, जहां सुनने वाला अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, इसमें कौन सी है? व्यंजना है। कैसे? अगर कोई गृहिणी होगी और उसकी सास बोलेगी कि सूर्यास्त हो गया, तो वो गृहिणी क्या सोचेगी कि भाई खाना बनाना है। समझ गए? यही तो सोचेगी। अगर कोई मजदूर है, काम कर रहे हैं, अगर उन्हें बोले सूर्यास्त हो गया, तो वो समझेगी कि सूर्यास्त होगा, चलो घर चलना है। सबके लिए अलग अलग अर्थ है ना, क्योंकि सुनने वाला अपने अपने अनुसार इसका अर्थ निकाल ले रहा है। तो यहाँ पर होती है वंजना। समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? हिंदी भारत की राजकीय भाषा किस अनुच्छेद में? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में। 350 में क्या है? 350 में ये है कि जब आप क्या तो किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में शिकायत, शिकायत दे सकते हो, आप दे सकते हो। समझ गए? अनुच्छेद 351 हिंदी की वृद्धि की बात कर रहा, हिंदी की वृद्धि की बात करता है ये अनुच्छेद। 350 में और 350 के में भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में ये बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति, पंक्तियों की मैंने ट्रिक बता रखी, 70 प्लस पंक्तियां मैंने कराई है, चैनल पर विजिट करो, प्ले लिस्ट बनी है प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं और पंक्तियों की, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि भाई 14 वर्ष के बाद जब राम जी वनवास काट के आए तो कहा कि भाई अब सिंहासन खाली करो, अब राम धारण करेंगे सिंहासन को। कौन धारण करेंगे? राम। समझ में आ गए? नेक्स्ट, जैसे जगनिक की है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो शेजियार, निराला की तोड़ती पत्थर वाली है, जैसे सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक, इस तरह से पंक्ति सारी याद कराइए, ट्रिक्स है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन को क्या कहते थे? घुमक्कड़ कवि कहते थे। क्या कहते थे? घुमक्कड़ कवि। मेरी तिब्बत यात्रा ये भी इनकी है। ठीक है, वो तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। इनकी एक और कृति है बहुत इंपॉर्टेंट, जौहर है और दीपदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? नेक्स्ट, इनमें से आजकल पत्रिका का संपादन किसने किया था? पत्र पत्रिकाओं की ट्रिक बनाई है, बिल्कुल प्ले लिस्ट बनी है, जाकर देख लो, सारी पत्र पत्रिकाएं कराई गई हैं, चाहे दैनिक हो, चाहे द्वैमासिक हो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, सब करा रखी। तो आजकल कैसी पत्रिका है? ये एक प्रकार की ये मासिक पत्रिका है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी कि आजकल प्रवीण दिल्ली नहीं जाता, आजकल प्रवीण दिल्ली नहीं जाता, तो इसका प्रवीण कुमार उपाध्याय। आजकल इस पत्रिका का नाम, जैसे आजकल प्रवीण दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता, तो जैसे इसमें आजकल क्या है? पत्रिका हो गई आजकल, तो प्रवीण सा हो गया इसका लेखक, संपादक, या इसके संपादक हो गए। दिल्ली का मतलब होता है इसका प्रकाशन स्थल,
प्रकाशन स्थल ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो इस तरह से सारी ट्रिक बनाई है, देख लो जाके। एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगी। अब हम नेक्स्ट एक गद्यांश देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन 3। सभी मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है समय। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलसी व्यक्ति का समय को आलसी जो व्यक्ति है समय को क्या व्यर्थ गंवा देता है और बाद में पछताता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए हर समय कार्य पर हमें हर कार्य पर समय पर करना चाहिए। इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। अब इसके उत्तर देखते हैं। मनुष्य के जीवन के सबसे मूल्यवान धन क्या है? आपको गद्यांश के अनुसार बताना है। जब गद्यांश में दिया गया है तो उसी के अनुसार बताना, अपने इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। समझ गए? जो गद्यांश में लिखा वही देना। तो मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन क्या है? गद्यांश में दिया गया है समय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आलसी व्यक्ति क्या करता है? समय का सदुपयोग तो कभी नहीं कर सकता, ना मेहनत कर सकता, दूसरों की सहायता भी नहीं कर सकता। समय का व्यर्थ गंवा देता है। क्या करता है? व्यर्थ गंवा देता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? शीर्षक क्या है? आलसी जीवन, समय का महत्व, समय की बर्बादी या मेहनत करने करना। तो इसका जवाब है समय का महत्व। उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? समय का महत्व। दोस्तों इसमें 37 क्वेश्चन थे। कितने सही है कमेंट जरूर किया करो। वीडियो कैसी लगी वो भी बता दो। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर तो करते रहा करो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।